बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास फ्रॉम पाक जूनियर कॉलेज। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक को स्टडी किया था। आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जिनमें सॉल्युबिलिटी और बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का वाटर में डिज़ोल्व होना। जो चीज़ वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है, जितना तेज़ी से डिज़ोल्व होती जाएगी उतना उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। जितना वो वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्विंग का प्रोसेस उसका कम होता जाएगा, उसी हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल H2O एंड C2H5OH। अगर हम वाटर के अंदर C2H5OH, इसका नाम होता है एथेनॉल। बेसिकली ये अल्कोहल है, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, एथाइल अल्कोहल। अगर हम एथाइल अल्कोहल, जिसका फार्मूला C2H5OH है, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। किस बेस पर डिज़ोल्व होगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वाटर में बड़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। इसमें हमारे पास CH3 CH2OH, इसको हम इस तरह से इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से ओपन करके भी लिखा जा सकता है, एथाइल अल्कोहल, या हम इसको यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसका एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल जिसको हमने वाटर में ऐड किया, ये हमारे पास वाटर है। अब इनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इधर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेंटर में पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो इसके दरमियान ये जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो एथाइल अल्कोहल है, ये वाटर में बड़ी आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं कि अल्कोहल की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी वाटर में आसानी से डिज़ोल्व नहीं होंगी। जिस तरह से अल्कोहल का मैस बढ़ता जाएगा, मैस बढ़ने का मतलब ये है कि जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ से बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। हम यहाँ पे ये फार्मूला ऐड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मैस is inversely proportional to the solubility। सॉल्युबिलिटी कि जिस तरह मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। हमारे पास ये एथाइल अल्कोहल है जिसमें 2 कार्बन एटम है। अगर हम प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं जिसमें 3 कार्बन होंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम्स होंगे। जिस हिसाब से कार्बन एटम्स बढ़ाते जाएंगे उसी हिसाब से मैस बढ़ेगा, और जिस हिसाब से मैस बढ़ेगा उसी हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, जिनमें स्मॉल साइज्ड अल्कोहल, वो अल्कोहल जिनका साइज़ कम होता है, जिनका साइज़ कम होगा उनका मैस कम होगा, और वो जो है हाइड्रोजन वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जिस तरह से मैस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लार्ज साइज़ अल्कोहल, वो अल्कोहल जिनका साइज़ बड़ा होगा। साइज़ बड़ा होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, और जितने कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उतना उसका मैस बढ़ेगा, और जिस हिसाब से उसका मैस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। लार्ज साइज अल्कोहल जो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा होता है, नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते, क्योंकि जिस हिसाब से मैस बढ़ता है उस हिसाब से उनकी जो पोलर नेचर होती है वो ख़त्म होती जाती है, और वो नॉन पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। यहाँ पे हम एक और चीज़ भी ऐड करते हैं कि सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हमारे पास एक रूल होता है, सॉल्युबिलिटी रूल, जिसको हम नाम देते हैं सॉल्युबिलिटी रूल, जो कि हमें ये बताता है लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ आपके पास पोलर है तो वो पोलर में डिज़ोल्व होगी,
अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगी। यहाँ पे दोनों हमारे पास वाटर और अल्कोहल दोनों पोलर हैं, दोनों के पोलर होने की वजह से ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे और ये दोनों आपस में बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब मैस बढ़ेगा तो वो नॉन पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो नॉन पोलर और पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं होते, इस वजह से जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर आ जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर हमारे पास होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें COOH ग्रुप मौजूद हो। ये एसिडिक नेचर के होते हैं क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उनका जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, RCOOH इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन आ जाती है कि जो स्मॉल साइज्ड के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। जो लार्ज साइज अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि स्मॉल एसिड्स सॉल्यूबल कि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है R इज़ द जनरल ग्रुप। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाया जा सकता है, वो 1 कार्बन वाला हो सकता है, वो 2 वाला हो सकता है, वो 3 वाला हो सकता है। जिस हिसाब से हम कार्बन को बढ़ाते जाएंगे मैस बढ़ेगा, जिस हिसाब से मैस बढ़ेगा उस कंपाउंड की पोलर नेचर ख़त्म होती जाएगी और नॉन पोलर नेचर बढ़ती जाएगी। लार्ज मॉलिक्यूल्स नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होती हैं क्योंकि उनके अंदर नॉन पोलर नेचर आ चुकी होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिसमें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों। इसके अंदर से उसी तरह से हमें पता लग सकता है कि हाइड्रो का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कंप्लीट कार्बन कवर्ड मौजूद है, मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जिसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इनको स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली जितने भी होते हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो ये जो रूल है ये सॉल्युबिलिटी रूल के अपोजिट है कि जो पोलर, ये फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं बेसिकली ये नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते। इनसॉल्यूबल इन वाटर, इस रीज़न से वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। इसके अंदर आप सॉल्युबिलिटी रूल को भी ऐड कर सकते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक के रूल को ये फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं जिसकी वजह से ये उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। उसके बाद आ जाते हैं क्लींजिंग एक्शन कि अगर हम क्लींजिंग के प्रोसेस को स्टडी करें कि इसमें जो हम किसी भी चीज़ को अगर हम वॉश करते हैं वो किस वजह से, किस तरह से वो जो है साफ़ हो जाती है, तो उसमें 2 तरह से हम जो है उसके अंदर सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं या उसमें सोप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्जेंट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, या सोप्स की बात कर लें तो उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक उसका पार्ट पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। जो पोलर पार्ट होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो पोलर होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, जो नॉन पोलर होगा वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। इसमें जो इसमें डिटर्जेंट्स या सोप्स के अंदर जो पोलर पार्ट होता है वो बेसिकली आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट वाटर के अंदर बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। आयन डाइपोल फोर्सेस शो करते हैं वो वाटर में, जिसकी वजह से वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो नॉन पोलर नेचर होती है डिटर्जेंट्स की वो बेसिकली अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप की वजह से होती है। ये अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप्स जो होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, इस वजह से ये जो हैं ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स मेंशन हैं जो कि सोप्स के एग्जांपल में RC+O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसी तरह सेकंड है RCOO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये दोनों एग्जांपल्स सोप्स की हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डिटर्जेंट्स की, जिसमें R ये हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है, उसके साथ SO4 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये इसका पोलर पार्ट है, जिसमें ये पार्ट पोलर है, ये पार्ट पोलर है, और इसमें ये पार्ट जो है ये पोलर है
और बाकी ये बेंजाइल ग्रुप और ये आर ग्रुप जो है ये दोनों नॉन पोलर हैं। और इसी तरह इसमें भी आर SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव जो है ये पोलर होते हैं और आर जो है ये नॉन पोलर है। तो दो पार्ट्स होते हैं जो हम किसी भी चीज़ को अगर वॉश करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रेसिपिटेट्स की तरह के इनसोल्यूबल पार्टिकल नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर अपने हाथ धोते हैं उसमें साबुन से, तो उस वाटर में जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, हमें वैसे नज़र आ रहे होते हैं उस वाटर के अंदर, तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली उस सोप या डिटर्जेंट का नॉन पोलर पार्ट होता है। जो पोलर पार्ट होता है वो कम्प्लीटली तौर पर डिज़ोल्व हो जाता है, वो हमें नज़र नहीं आता वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में हम दो तरह के यहाँ पे कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें एक प्रोटीन और दूसरा DNA है। प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें जो फाइबर्स प्रोटीन होती हैं बेसिकली हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स में पाई जाती हैं, वो हेयर में मौजूद होती हैं, सिल्क में और मसल्स में ये पाई जाती हैं। और इसी तरह ये जो हमारे पास हेयर, सिल्क या मसल्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में और बहुत लेंथी आपस में अटैच होके लेंथी चेन्स की फॉर्म में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बेसिकली अमाइनो एसिड्स क्या चीज़ होती है? अमाइनो एसिड्स का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टडी करें तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली यहाँ पे एक सेंटर में कार्बन होती है और उसके एक साइड पे NH2 ग्रुप मौजूद है और उसकी दूसरी साइड पे ग्रुप मौजूद होता है COOH, और इसी कार्बन की दूसरी साइड पे यहाँ पे एक R ग्रुप मौजूद होता है और दूसरा यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स का। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में आपस में अरेंज होते हैं, जिससे लॉन्ग चेन्स बनती हैं, जिसको हम कॉइल या स्पाइरल का नाम देते हैं। तो कॉइल आपस में वो जो लॉन्ग चेन होती हैं वो आपस में इस तरह कॉइलिंग की फॉर्म में इकट्ठी होके वो कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरह स्पाइरल में। उस स्पाइरल को हम हेलिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक लॉन्ग चेन है वो लॉन्ग चेन इस तरह से एक लॉन्ग चेन मौजूद है जो आपस में इस तरह से कॉइल मतलब अरेंज होती जा रही है। इस तरह से वो अरेंज होते हैं मतलब इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे हमारे पास एक वायर हो, वायर को हम इस तरह इकट्ठा करके कॉइल की फॉर्म में इकट्ठे बना के रख देते हैं। तो इस तरह वो एक कॉइल के एक जिस तरह बंडल्स होते हैं उसी तरह से हम उनको जो है नाम देते हैं स्पाइरल की फॉर्म में, कि वो स्पाइरल की तरह से अपने आपस में अरेंज हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हेलिक्स, वो हेलिक्स बना देती हैं। बेसिकली हेलिक्स जो होते हैं वो दो तरह से हम उनको स्टडी करते हैं, या हम उसको राइट हैंडेड फॉर्म में स्टडी करेंगे या उसको हम लेफ़्ट हैंडेड फॉर्म में स्टडी करते हैं। मतलब ये है कि जो हेलिक्स बनेगा वो हेलिक्स या तो वो जो कॉइल बन रही है वो इस तरह से अरेंज होती जाएगी, या वो जो कॉइल है वो आपस में जो हेलिक्स बनता जा रहा है उसमें कॉइलिंग का प्रोसेस इस तरह से होता जाएगा। तो दोनों तरह से हमारे पास ये प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करेंगे प्रोटीन्स के अंदर, कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल में किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से हम यहाँ पे राइट हैंडेड हेलिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें बेसिकली 2 ग्रुप्स मौजूद होते हैं जो आपस में वर्टिकली अरेंज होते हैं और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो करते हैं, जिसमें NH एक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप इसको बोलते हैं, और इसको कहा जाता है C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, और ये जो ग्रुप है NH इसको बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। ये आपस में वर्टिकली अरेंज होते हैं और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आखिर इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद है प्रोटीन का। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। देखिए हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि हमारे पास एक अमाइनो एसिड मौजूद है, क्योंकि इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, NH2 इज़ द अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप है और इसके अंदर एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है जो कि है COOH। ये एक एसिडिक ग्रुप है। तो इस वजह से हम इसको कलेक्टिवली अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। तो अमाइनो एसिड्स किस तरह से आपस में अरेंज होंगे और एक लेंथी या जो है लॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चीज़ को गौर से देखना है आपने कि फॉर एग्जांपल कार्बन, इस साइड पे R ग्रुप कोई भी हो सकता है यहाँ पे कार्बन वाला कंपाउंड, और इस साइड पे H मौजूद है। इसकी इस साइड पे NH2 है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ NH2, और इसकी दूसरी साइड पे जो है C डबल बॉन्ड
COOH ग्रुप है, मतलब ये हुआ कि कार्बन, इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ COOH को, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और साथ इसके यहाँ पे OH ग्रुप, ये वही अमाइनो एसिड है जिसको मैंने यहाँ ओपन करके लिखा हुआ है। अब एक अमाइनो एसिड, इसी तरह इसके सामने दूसरा एक अमाइनो एसिड आएगा, सेम यही चीज़, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं H, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है तो इकट्ठा ही लिख देते हैं यहाँ पे OH, और इसके साथ आ जाता है कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद है और साथ इसके ये कार्बन है और इसके एक साइड पे R ग्रुप है और दूसरी साइड पे जो है H मौजूद है और इसके साथ NH2, यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन। अब ये अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह से लॉन्ग चेन बनाते हैं, इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि नाइट्रोजन, ये अमाइनो ग्रुप एक जो है यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ करेगा और इस एसिड से OH ग्रुप निकलेगा, यहाँ से H और इधर से OH, ये दोनों आपस में यहाँ से निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में, OH और H आपस में मिलेगा तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और इन दोनों नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इस तरह से ये आपस में अरेंज होते जाते हैं। बेसिकली इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं और इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है, जो कि कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान मौजूद है। अब ये इस तरह से एक अरेंज हुआ, इस तरह से एक और मॉलिक्यूल आएगा इसके सामने, इधर से एक और मॉलिक्यूल आएगा, इस तरह से अरेंज होते जाते हैं और ये जो है एक लेंथी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब इसके आगे, अब इसी ये जो बेंजीन हमारे पास ये प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेम उसी तरह से ये अमाइनो एसिड आपस में इस तरह से अरेंज होते जाते हैं उस कॉइल के अंदर इस तरह से, और उस कॉइल की शेप को ये मेंटेन रखते हैं। अगर ये जो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है, अगर ये बॉन्डिंग टूट जाए तो ये जो कॉइल है, कॉइल आपस में इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा नहीं रहेगा, ये कॉइल बिल्कुल सीधी हो जाएगी, क्योंकि ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल में, वो एक स्ट्रैंड इस तरह से कॉइल होते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से अपनी शेप को मेंटेन रखता है। अब ये जो इसमें ये जो एटम्स मौजूद हैं, ये आपने किस तरह से फिल करने हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे पहला कार्बन एटम मौजूद है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन करते हैं कि इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं। ये कार्बन सबसे पहले यहाँ पे आ गया, इसके साथ अब आगे क्या चीज़ है, इसकी बैक साइड पे ये कार्बन, ये वाला ये कार्बन आ गया। अब ये जो आगे किसी पे अटैच होगा, बल्कि इसको यहाँ से नहीं, हम इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इधर से आपको समझ आएगी कि ये कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कार्बन मौजूद है। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जैसे कि ये ग्रुप मौजूद है। अब इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये NH ग्रुप है, जैसे कि NH यहाँ पे मौजूद है। अब इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन मौजूद है, ये कार्बन यहाँ पे आ गया, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जो कि यहाँ पे है। और ये आगे जब आगे कोई और आके इसके साथ अटैच होगा, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना था, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और इस C डबल बॉन्ड O के साथ अगला जो मॉलिक्यूल होगा उसका NH ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अटैच हुआ है। C डबल बॉन्ड O के साथ NH ग्रुप अटैच हुआ तो इस तरह से ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपस में अरेंज होते जाएंगे। सेम इसी तरह से जब आप दूसरी कॉइल में फिलिंग का प्रोसेस करेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, जो ऊपर आपने पहली कॉइल में कार्बन एटम को हटा के आपने सेकंड मेंबर से स्टार्ट लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन मौजूद है। अब देखें यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कार्बन जो है इसमें यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे तो हमने शो नहीं किया, तो इनको आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर शो नहीं करेंगे तो इसमें कोई इसका नहीं है, क्योंकि ये जो R और हाइड्रोजन एटम्स हैं ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस वजह से यहाँ पे इसको शो नहीं किया गया। लेकिन अगर आप शो करना चाहते हैं तो इनको कर सकते हैं। अब इसमें ये कार्बन, इसको हमने स्किप कर दिया और हमने दूसरी कॉइल के अंदर यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करनी है इस वाले कार्बन से। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साथ अटैच है, ये हाइड्रोजन साथ अटैच है, कार्बन, ये कार्बन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH, NH, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन फिर यहाँ पे आ गया। अब इसके नीचे जब एक और कॉइल बनाएंगे उसके अंदर किस तरह से हम फिलिंग करेंगे, इसको हमने स्किप कर देना है। पहले नंबर पे ये NH आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये कार्बन, तीसरे नंबर पे ये ग्रुप आ जाएगा, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, और छठा जो मेंबर होगा ये वाला मेंबर लास्ट में फिर इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी फिलिंग करते जाएंगे। इसकी आपने ट्राई करनी है, इसको एक एक लफ्ज़ को गौर से देखें। पहले ये चीज़ आपको बनानी आनी चाहिए, जब ये चीज़ समझ आ जाएगी
तो इसमें इन अमाइनो एसिड्स को फिल करना बहुत आसान है। अब ये जो एक कॉइल मौजूद है, जैसे कि एक कॉइल है ये वाली, इस एक कॉइल के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सरेज एनालिसिस हमें ये पता चला कि ईच हेलिक्स में 27 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो इसमें जैसे एक हेलिक्स है, इस एक हेलिक्स में 27 अमाइनो एसिड्स अटैच होके ये एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपके एमसीक्यूज़ के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए। डीएनए बेसिकली क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक हेरिडिटी मटेरियल होता है। तो इसमें ये बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन है, ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ एक चेन होती है, एक स्ट्रैंड होता है जो आपस में इस तरह से कॉइलिंग की फॉर्म में अरेंज होता जाता है। लेकिन जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये स्ट्रैंड्स आपस में अरेंज होते जाते हैं और हमारे पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 2 स्पाइरल चेन्स होती हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करेंगे जिसकी वजह से आपस में अटैच हो जाएंगे। अब इसमें इनके अंदर ये जैसे कि देखें, इसमें बेसिकली क्या होता है? इनका डायमीटर क्या चीज़ है? ये जो है इसको हम डायमीटर का नाम देते हैं। ये इसका डायमीटर जो है बेसिकली कितना होता है? 18 to 20 एंगस्ट्रॉन, या इसको हम नैनोमीटर में अगर लेंगे तो ये होता है 2 नैनोमीटर या 18 to 20 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। अब उसमें सब यूनिट्स कौन से होते हैं? बेसिकली इसमें जो सब यूनिट्स पाए जाते हैं वो एडिनिन, ए से एडिनिन, जी से ग्वानिन, सी से साइटोसिन एंड टी से थायमिन। ये 4 जो है इसके अंदर सब यूनिट्स होते हैं। इन सब यूनिट्स को हम बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस का नाम देते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करती हैं जिसकी वजह से 2 स्ट्रैंड्स आपस में लिंक होकर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अब इसमें देखें ये जो ए और टी या फिर टी ए, ये जब एक एडिनिन और थायमिन एक दूसरे के सामने आते हैं तो इनमें 2 बॉन्ड्स बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अगर साइटोसिन ग्वानिन या फिर ग्वानिन साइटोसिन, एक ही बात है, सी जी के सामने आ जाए, जी या जी सी के सामने आ जाए तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अब इसमें जैसे देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें जो स्ट्रैंड मौजूद है ये बेसिकली किस चीज़ का स्ट्रैंड है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन हम इसको नाम देते हैं, क्योंकि इसमें शुगर वाले ग्रुप्स होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं जो कि आपस में अरेंज होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रैंड बनाते हैं। तो इसमें इस स्ट्रैंड के साथ बेसिस मौजूद हैं जिनको हमने नाइट्रोजनस बेसिस का नाम दिया। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी डीएनए के अंदर होती हैं? एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। तो इसमें जी सी के साथ और टी ए के साथ अटैच है। टी और ए के दरमियान में डबल बॉन्ड मौजूद है, जी और सी के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सक्रोज, ये सारे हमारे पास फूड मटेरियल्स होते हैं। इन सब के अंदर OH ग्रुप मौजूद होते हैं और इस OH ग्रुप के मौजूद होने की वजह से ये जितने भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें इस वजह से ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ़ OH ग्रुप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जितने OH ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उतना उसके अंदर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। उसमें नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जितने फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स आपके पास मौजूद हैं उन दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ OH ग्रुप सेम है। जब OH ग्रुप सेम है तो उनमें से हमने देखना है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है उसमें भी एक OH ग्रुप है, दूसरा एक कंपाउंड है उसमें भी एक OH ग्रुप मौजूद है। जब दोनों में एक OH ग्रुप मौजूद है तो उनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो हम वहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को। जिस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो वीक होता जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इससे हट के कुछ एक जनरल एग्जांपल है, अगर आपके पास है मेथनॉल जिसका फार्मूला है CH3OH, एक और है एथनॉल C2H5OH।
अब हमने ये देखना है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें OH ग्रुप जो है एक यहाँ पे मौजूद है, इधर भी एक OH ग्रुप है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें एक कार्बन है और इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा बनिस्बत C2H5OH के। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।